गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th की एक और मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के में कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 देखा था, जिसमें हम लोग ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बारे में समझा। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और उसकी किस कुछ क्राइटेरियाज देखिए, है ना। तो आज हम लोग उसी के आगे एक नेक्स्ट लेवल पे एक नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है बेस थ्योरम, ठीक है ना। उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और कोशिश करेंगे उस पर कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सवाल लगा सकें। तो बेस थ्योरम बताने से मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि बेस थ्योरम होता क्या है, ठीक है ना। वॉइस आती रहे, अगर बीच में लगे आपको वॉइस नहीं आ रही तो तुरंत रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है ना। एनी टाइप ऑफ इंटरप्शन इफ यू फेल्ट। सो बेस थ्योरम ये होता है जैसे कि आपके बुक में भी दिया है, आई होप आपने बुक खोल के रखी हो, पेज नंबर 548। ओके, उसमें ये बात दी गई है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें एक्सपेरिमेंट ये दिया है, जैसे कि दो बैग्स है, बैग्स वन एंड बैग टू, ठीक है ना। और बैग वन एंड बैग टू में कुछ बॉल्स रखी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन इस टाइप के लगा रहे थे कि अगर आप बैग फर्स्ट चूज करोगे तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन बॉल विल बी व्हाइट। मान लीजिए बैग नंबर वन में, ठीक है ना, मान लीजिए कि बैग नंबर वन जो है, बैग नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, बैग नंबर फर्स्ट में 5 ब्लैक बॉल है एंड 6 व्हाइट बॉल है। तो इन केस अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि कितनी व्हाइट बॉल होंगी, तो आप अगर बैग फर्स्ट को चूज कर चुके हो, कंडीशन दिया हूं मैं, बैग फर्स्ट अगर चूज कर लिया तो 6 आउट ऑफ आपका 11 प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। रिवर्स यानी कि कारण, कि क्या कारण है इस प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। उस कारण को पता करने के लिए, जैसे कि आ, अगर आपको पता है कि आपने दोनों बैग में से कहीं से व्हाइट बॉल निकाला, लेकिन ये नहीं पता किस बैग से, लेकिन आपको कोई अगर पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जो व्हाइट बॉल निकाली गई वो फर्स्ट से आया हो। एक और एग्जांपल, तो इस टाइप का कुछ बेस थ्योरम इस्तेमाल होता है ऐसी सिचुएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक जैसे एग्जांपल ये ले लो कि दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मान लो 4 अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है ना, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है ना। पहले में भी 4 अलग रिलीजन है, दूसरे में भी 4 अलग रिलीजन है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड बाय यू आइदर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज अ हिंदू। तो पहला सिचुएशन ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने जिस आदमी को सेलेक्ट किया वो हिंदू हो। आप इंडिपेंडेंट हो, किसी भी पहले किसी एक डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक पर्सन को चूज करोगे, ये आपको सिचुएशन दी गई। तो क्या संभावना है इसकी कि जिस आदमी को आपने सेलेक्ट किया वो एक हिंदू होगा या वो एक मुस्लिम होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है आपका नॉर्मल जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे आप, कंडीशनल और इंडिपेंडेंट। लेकिन बेस थ्योरम में इसका उल्टा होता है। आपको पता है दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना, और आपको हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 4 4 रिलीजन है। तो अगर आपकी चॉइस ये ना हो कि ये हो कि अगर मुझे पता है कि मैंने एक हिंदू को सेलेक्ट किया है, तो क्या संभावना है कि वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 से सेलेक्ट हुआ हुआ हिंदू है। समझ रहे हो बात? यहां तक समझ में आया क्या बात? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई दीजिए। वॉइस आ रही है ना सबको? ओके। तो बेस थ्योरम में करने से लिए अब मैं डायरेक्टली, आज हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कॉन्सेप्ट में, बस हम लोग मेनली लगाना सीखेंगे और पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो बेस थ्योरम को लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। आप ये चीज पहले से कर चुके हो। देखो, बहुत ध्यान से समझना। जो आपका सैंपल स्पेस होता है उसको इस तरह से ब्रेक करो, उसका पार्टीशन करो कि उन दो पार्ट्स का यूनियन वापस सैंपल स्पेस बन जाए और उनका इंटरसेक्शन पाई आए, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि अगर कोई सैंपल स्पेस एस है, ठीक है ना, जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा एन कई सारे आउटकम है,
तो आपने एक इवेंट E1 डिजाइन किया सच दैट इट इज इक्वल टू ओमेगा 1 अप टू ओमेगा 4, ठीक है ना, और एक इवेंट E2 डिजाइन किया जो कि ओमेगा 5 से लेके ओमेगा n तक जा रहा है। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में यहाँ 1 से 4 तक जा रहा है और यहाँ 5 से n तक जा रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पाई आएगा और दोनों का यूनियन क्या आएगा? एस आ जाएगा पूरा, क्योंकि इन दोनों को यूनियन करोगे तो ये एस सैंपल स्पेस पूरा बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों इसके पार्टीशन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि आपको जो अपना सैंपल स्पेस एस है उसके लिए दो या दो से ज्यादा भी आप इवेंट ऐसे डिजाइन कर सकते हो जिनका पार्टीशन करें तो सैंपल स्पेस बन जाए। समझ रहे हो ना यहाँ तक बात? तो पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस का मतलब यही होता है कि किसी भी सैंपल स्पेस को ऐसे इवेंट्स में बांटना, ठीक है ना, जिनका यूनियन एस हो और जिनका इंटरसेक्शन फाई हो। यहां तक समझ में आया? तो जैसे कि इनका यूनियन एस एस आ रहा है, इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो इस बात को एक चीज, तो हमारा यही चीज इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ एस, and E1, E2 and En are the partitions of partition events of the sample space S। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, सैंपल स्पेस S है हमारा, किसी डाइस को उछाला गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, या फिर आपने आपका सैंपल स्पेस आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना, तो मैं बॉयज को अलग कर दूं, गर्ल्स को अलग कर दूं, तो वो सारे बॉयज और सारे गर्ल्स का कॉमन कुछ नहीं है और इंटर यूनियन पूरा का पूरा वो क्लास बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा केस, इस केस को ऐसे इवेंट्स को डिजाइन करना किसी सैंपल स्पेस के लिए जिनका यूनियन करे तो एस आ जाए और इंटरसेक्शन करे तो पाई आ जाए, तो उन सभी इवेंट्स को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? माइक ऑफ कर रखा है क्या आप लोग ने? ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देखिए ऑनलाइन क्लास लेना अभी हम लोग की जरूरत और मजबूरी दोनों है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, कोशिश करेंगे तो आएगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब देखो एक बात समझो, जैसे कि अपना दिमाग लगाना, जैसे कि मान लो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि एक तो झुंझुनू हो गया, एक जयपुर हो गया, एक और कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, अपना जोधपुर ले लेते हैं मान लो। मान लो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से आपको एक ना किसी एक हिंदू को सेलेक्ट करना है। मान लो आपको, आपके पास ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस बनता है और इनका इंटरसेक्शन फाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इन सबका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा राजस्थान अपने पास रेडी हो जाएगा। इन केस तो हमारा जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी हिंदू को सेलेक्ट करना है आइदर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपको हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आ सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। समझ पा रहे हैं बात? जैसे कि आपको हिंदू सेलेक्ट करना है तो आप जोधपुर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ झुंझुनू से भी कर सकते हैं और जयपुर से भी कर सकते हैं, तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि एक हिंदू बीइंग अ हिंदू, मतलब वो जो हिंदू पर्सन है वो तीनों के तीनों सेट्स में आ सकता है। यानी कि कभी कई बार ऐसा होता है, जैसे कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपने पेज नंबर 549 अपनी बुक में खोला है, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिया है? लेट E1 E2 up to En are partitions of set S। यहां तक हमारे S के लिए E1 E2 En कई सारे पार्टीशन किए गए, यानी कि मान लीजिए सेट S है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल पीपल ऑफ आइदर ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स,
है ना, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सभी लोगों का कलेक्शन है एस। तो पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने पहले उन सभी लोगों को अलग कर दिया जो डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में है, उन सभी लोगों को अलग कर दिया जो डिस्ट्रिक्ट जोधपुर में है, और उनको अलग कर दिया जो जयपुर में। तो ये सारे का यूनियन करोगे तो एस बनेगा, और इंटरसेक्शन इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये पार्टीशन कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मान लो लेट ए बी एनी इवेंट ऑफ एस। मान लो ए जो है सेट एस का क्या है, कोई इवेंट, यानी कि अगर सैंपल एस हमारा सैंपल स्पेस है, तो मान लो एस सैंपल स्पेस क्या था, वो सभी लोग का कलेक्शन है ना, तीनों डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों का कलेक्शन। और ए मान लो एक इवेंट इवेंट डिजाइन किया, सेलेक्टिंग अ पर्सन इज अ हिंदू। तो वो हिंदू पर्सन सारे के सारे जो होंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल हिंदूज फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, तो सारे के सारे लोग एस में आएंगे, यानी कि ए एक इवेंट है एस का। ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या बोल रहा हूं मैं, तो अगर आपको जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, वो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A when E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A when E2 has occurred plus up to n times चलता जाएगा probability of En into probability of A when En has occurred के बराबर होता है। ये चीज आप अभी सीखोगे कि ऐसा इवेंट जो सभी के अंदर पाया जाए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी उस हर एक इवेंट में आ रहे प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होती है। ठीक है ना। जैसे कि इस तरह से रफ फिगर अगर आपकी बुक में अगर आपको दिख रहा हो कि अगर E1 E2 E3 E4, ठीक है ना, ये 4 इवेंट आपने बनाए, ठीक है ना, ये है आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। तो कोई इवेंट अगर ए है तो वो देखो, और ये रहा E5 बचा हुआ पोर्शन, तो ये देखो ये रीजन जो आ रहा है ये वाला E1 और E1, और ये जो सर्किल किया है ये हमारा ए है, और ये जो बचा हुआ रीजन है ना, इन चारों को निकालने के बाद वो E5 है ना, ये जो आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है ना। तो ए जो है सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल है, ये बात ध्यान रखना, ए हमारा सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल है। तो ये रीजन आ रहा है, इन चारों रीजन का सम, यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो इन चारों रीजन का सम प्लस इस रीजन को निकालना पड़ेगा, और ये चारों इन पांचों का सम करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तब आएगी, तो यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये 5 रीजन जो हैं इनमें ए कहां कहां है उनके सबकी प्रोबेबिलिटीज को लेना है। तो आपने ये देखो E1 वाला केस ले लिया, E2 का केस ले लिया, E3 का, E4 का, E5 का, सबका लेके सम कर देंगे, यही है बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। अब मैं इनका ये फॉर्मूला बना कैसे, जल्दी से मतलब जल्दी से करके दिखा रहा हूं, समझना इस बात को। ठीक है, देखो अब बात समझो, फिगर से देखो, फिगर को भी देखना और इसको समझना कि एक बात बताओ, हमारा जब सभी, मैंने क्या बोला, ये सारे पार्टीशन है, ठीक है ना। अब देखो E1 E2 अप टू En सारे के सारे पार्टीशन है, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन सब का यूनियन क्या होगा, इन सब का यूनियन S होगा ना, S होगा। अब देखो एक बात और समझो, हर E1 हर E1 इंटरसेक्शन हर EI और EJ का इंटरसेक्शन फाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ये सारे के सारे पार्टीशन है, पार्टीशन का कॉमन पार्ट कुछ नहीं होता, तो उन सब का इंटरसेक्शन पाई भी होगा। ठीक है। अब मान लो ए कोई सबसेट है एस का, तो ए को हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन एस लिख दे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है क्या किसी को यहां तक? कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, अपना माइक ओपन करके, ठीक है।
अब इस S को हम लोग इन सब का यूनियन लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En। ठीक है। अब ये जो A है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था, उससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन अप टू A इंटरसेक्शन En। हो गया ना। अब इन सब का यूनियन कर लो, इन सब का यूनियन। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे आपस में कॉमन नहीं है, और ये जो A है इसका इसके संग इंटरसेक्शन करोगे तो अल्टीमेटली इवन के अंदर ही आओगे। अगर ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होंगे, इनमें कुछ पार्ट भी कॉमन नहीं होगा, है ना। तो इन सब का यूनियन, इन सब का इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप निकालना चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी इस पूरे का हो जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दो ऐसे इवेंट्स हों जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। यानी कि ए बी सी कई सारे इवेंट्स और सबका इंटरसेक्शन 5 हो तो ये सारे के सारे का सम हो जाता है। अब देखो ये सारे के सारे इंटरसेक्शन 5 ही होंगे, क्यों? क्योंकि ए जो है सब इंटरसेक्शन हो रहा है एस से, और इन सब से इंटरसेक्शन होगा तो E1 और ए में जो कॉमन पार्ट है वो आएगा, और E1 E2 ये सारे के सारे ऑलरेडी कॉमन है ही नहीं इनमें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका अगर तुम कोई हिस्सा लोगे तो वो भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। यहां तक हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो यहां तक आ गया हमारा। अब यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, ये सारी प्रोबेबिलिटी हम लोग अपना जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A when E1 has occurred plus probability of A probability of E2 into probability of A where A when E2 has occurred up to n times चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी, और जब ये फॉर्मूला रेडी करोगे तो हमारा ये लास्ट में जो फॉर्मूला हमें चाहिए क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या निकल के आया इन सब का सम, probability of all EI into probability of A when EI has occurred। इन सब का क्या करना है, सम करना है, I from 1 to n तक। ये समझ में आया कैसे बना ये फॉर्मूला, एक लाइन का है। कुछ पूछना चाहता है कोई तो बोला, नहीं तो फिर हम लोग एक दो क्वेश्चंस लगाएं इस पे। बेटा आप लोगों को वॉइस आ रही है ना? हेलो यस सर। वर्षा एंड राधिका, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं हम लोग इस पे एक दो सवाल लगाते हैं, एक एग्जांपल समझेंगे और बुक के एक दो क्वेश्चन है वो लगाएंगे। हम लोग एग्जांपल और वो दोनों साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो एक सवाल, देखो एग्जांपल नंबर 15 खोल लो सब लोग बुक में अपने, एग्जांपल नंबर 15, और सब लोग बुक ओपन रखना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 में क्या दिखा है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, probabilities are 0.65 that there will be a strike and 0.80 that construction will be completed on time if there is a no strike, and 0.32 that 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time। देखो एक पर्सन, एक आदमी है जो कंस्ट्रक्शन का जॉब ज्वाइन करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का काम उसको कंप्लीट करना ही है। तो होता क्या है, जब वो जॉब करने जाता है तो उसको पता चलता है कि हो सकता है हड़ताल चल रही हो, है ना, स्ट्राइक चल रही हो। तो अगर स्ट्राइक चल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तब वो अपने काम को कंप्लीट कर दे कंस्ट्रक्शन का, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। और अगर हड़ताल नहीं चल रही है तब अपने काम को कैसे कंप्लीट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक ये बात दी है कि स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी। एक बात समझो, जैसे कि इसी तरह आप एक स्टूडेंट हो, है ना, आपका स्कूल अगर खुला होगा तो आप अपना काम टाइम से कंप्लीट कर पाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। और अगर आपका स्कूल नहीं खुला होगा तो
तो आप अपना काम टाइम से नहीं कर पाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है ना। लेकिन एक थर्ड चीज आपको दे दी मैं, वो ये कि अगर आपका स्कूल खुला है या नहीं खुला है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दिया। अब एक बात बताओ, स्कूल खुला है या नहीं खुला है, ये एक पार्टीशन नहीं हो गया, दो संभावनाएं हो गई, इनका यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो स्कूल खुला होगा या तो बंद होगा, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। और अगर स्कूल खुला होगा तो आप अपना टाइम काम से कंप्लीट करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से दे दी। और अगर स्कूल बंद होगा तब आप अपनी काम टाइम से करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली पूछा है इस बात की संभावना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, यानी कि आप अपना टाइम अपना काम टाइम आप अपना काम टाइम से कंप्लीट कर लोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, आप अपना काम टाइम से कंप्लीट कर लोगे, ये तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, कि हम लोग इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाले कि अगर स्कूल खुला हो तब हम करें अपना काम, प्लस अगर हमारा स्कूल बंद हो तब हम अपना करें काम, ये दोनों, ठीक है ना। समझ रहे हो बात। तो हमारा साफ साफ अगर आप गौर करोगे तो आपको दो इवेंट्स नजर आ रहा होगा, पहला स्कूल खुला है या बंद, इसी तरह स्ट्राइक है या नहीं है। तो लेट ए बी एनी इवेंट such that A is equal to there is strike, there is strike। अगर आपको, अगर देखो सबसे मेन रोल पार्टीशन वाला सैंपल स्पेस है, अगर आपको वो पहचानने आ गया अपने सवाल में, तो आप अपने सवाल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पकड़ लोगे आराम से। ए देयर इज अ स्ट्राइक, बी कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। इस लाइन को आप लोग चाहो तो देयर इज अ स्ट्राइक को आपका स्कूल खुला है इसमें देर आपका स्कूल ओपन है या बंद है ये लिख सकते हो, और कंस्ट्रक्शन वर्क आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो। इस लाइन को ऐसे चेंज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना, आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। ए और बी आपको क्या कह दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है कि स्ट्राइक जो वो जो क्या बोलते हैं विरोध जो हो रहा है, स्ट्राइक जो चल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक ना होने की क्या होगी 0.35, यहां तक आ गया होगा। इसके बाद क्या दिया है, आप अपना काम कंप्लीट कर लो जब स्ट्राइक हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर लो जब स्ट्राइक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.080 at that the construction job will be completed if there is a no strike, and 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है 0.80, ठीक है। ये सारी चीज दे दी। अब आपसे पूछा क्या है, देखो लास्ट में क्या लिखा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक बात बताओ, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, कोई अगर ऐसा इवेंट होता है जो किसी और इवेंट के होने के अंदर होता है, यानी कि अगर आपका स्कूल खुला होगा या बंद होगा उससे डिसाइड होगा कि आप अपना काम करोगे या नहीं करोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हर एक के अंदर कितनी है, उनके सम्स के बराबर होती है। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी में किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has occurred plus probability of A dash and B, यानी कि A और B आप अपना काम कंप्लीट करो और स्ट्राइक हो, प्लस आप अपना काम कंप्लीट करो और स्ट्राइक ना हो, ये दोनों को सम करोगे तो आप अपना काम कंप्लीट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो अब इसको अभी अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash plus in probability of A dash into probability of B when A dash has occurred। अब सारी की सारी वैल्यूज आपको दी गई है, सारी वैल्यूज इसमें रखो, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी किस चीज की,